नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस पीटी परीक्षा 2023 जिसका प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 75 तक को सॉल्व पिछले वीडियो में किया गया था, कल के वीडियो में, और प्रश्न संख्या 76 से लेकर के अंत तक का प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लीड के लेखक कौन है? ए अनीता देसाई, बी अनुराधा राय, सी शोभा डे, डी सुधा मूर्ति। इसका सही उत्तर है बी अनुराधा राय। अनुराधा राय को वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था उनकी उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लीड के लिए। प्रश्न संख्या 77 है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1. जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। 2. भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 78 है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए चकेरी उत्तर प्रदेश, बी तुमकुर कर्नाटक, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, डी नासिक महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी तुमकुर कर्नाटक में जो है भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने का उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया। प्रश्न संख्या 79 है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। ए एस एस राजामौली, बी एम एम किरावनी, सी देवी श्री प्रसाद, डी ए आर रहमान। इसका सही उत्तर है बी एम एम किरावानी नाटू नाटू गीत के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 80 है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए हरियाणा राज्य में भारतीय जैविक डेटा केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 81 है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कूट में सही उत्तर दीजिए। 1. प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। 2. प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। नीचे दिए गए कूट में सही कूट का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों 1 और 2। यानी प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और ये 7 पंखुड़ियाँ 7 महादेश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ए INS बेला, बी INS बागीर, सी INS कलबारी, डी INS करंज। इसका सही उत्तर है बी INS बागीर। प्रश्न संख्या 83 है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। ए 2024, बी 2025, सी 2029, डी 2030। तो इसका सही उत्तर है बी 2025 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त देश घोषित करना है। प्रश्न संख्या 84 है,
जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ए नेपाल एयरलाइन, बी बुद्धा एयरलाइन, सी तारा एयरलाइन, डी यति एयरलाइन। जिसका सही उत्तर है डी यति एयरलाइन का विमान जनवरी 2023 ईस्वी में नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? ए प्रिंस हैरी, बी प्रिंस विलियम्स, सी प्रिंस फिलिप, डी किंग चार्ल्स। तो इसका सही उत्तर है ए प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 86 है, पोप बेनेडिक्ट 16 में जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए वह जर्मनी के मूल निवासी थे, 2 वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सी दोनों 1 और 2, यानी कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। प्रश्न संख्या 87 है, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 2 SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 और 2, दोनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? ए जेसिंडा अर्डन, बी क्रिस हिपकिंस, सी सिंडी कीरो, डी कार्मेल सेपुलोनी। इसका सही उत्तर है बी क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। प्रश्न संख्या 88 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर है सी कानपुर में कोई भी G20 स्तर में 11 बैठक में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है, नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण आर, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर सत्य है किंतु सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है, आर गलत है, डी ए गलत है और आर सत्य है। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 91 है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 2, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है केवल 1, यानी कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ये सही है और R2 है गलत है, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 92 है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? ए सैम डाल्टन, बी सुनील चोपड़ा, सी गौतम अडानी, डी नीरज पाटिल। तो इसका सही उत्तर है बी, सुनील चोपड़ा को लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। प्रश्न संख्या 93 है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? ए म्यांमार, बी ताइवान, सी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान। जिसका सही उत्तर है बी ताइवान, जिसको चीनी ताइपे भी कहा जाता है। उसने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष का सैनिक सेवा को कंपलसरी कर दिया।
प्रश्न संख्या 94 है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है अपने करेंसी नोट यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा किया है। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया था? ए मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण, बी सेक्स स्कैंडल के कारण, सी टैक्स स्कैंडल के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 95 का सही उत्तर है सी टैक्स स्कैंडल के कारण, यानी कि कर घोटाला के आरोप के कारण वित्त मंत्री नदीम जहाबी को प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पद से हटा दिया। प्रश्न संख्या 96 है, निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी रेडॉन, डी एक्टिनियम। तो इसका सही उत्तर है डी एक्टिनियम नोबल तत्व नहीं है, नोबल गैस नहीं है, बल्कि ऑर्गन, रेडॉन और क्रिप्टॉन नोबेल गैस की श्रेणी में है। प्रश्न संख्या 97 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ए ग्लूकागॉन, बी इंसुलिन, सी एंड्रानिलिन, डी एल्डोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है बी इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिका द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 98 है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ए टॉक स्वाइड, बी लाइव अटेटेनिबेटेड, सी mRNA, डी वायरल वेक्टर। तो इसका सही उत्तर है बी लाइव अटेनिबेटेड। ये डिप्थीरिया से बचाने के लिए टीका है। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ए सिनोवैक, बी मॉडर्ना, सी स्पुतनिक, डी नोवावैक्स। तो इसका सही उत्तर है बी मॉडर्ना। ये mRNA वैक्सीन है। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आनुवंशिक आत्मसात्करण, बी परभक्षियों पर नियंत्रण, सी प्राकृतिक बास का विनाश, डी कीट नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है सी प्राकृतिक बास का विनाश। ये जैव विविधता का ह्रास यानी नुकसान के लिए सबसे बड़ा कारक है। जो नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक निवास का विनाश हो रहा है, उससे जैव विविधता सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रश्न संख्या 101 है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ए जल के लिए, बी एमिनो एसिड के लिए, सी ऑक्सीजन के लिए, डी भोजन के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए जल। जाइलम नामक उत्तक से जल का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या 102 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ए गैर नवीकरणीय हैं, बी नवीकरणीय हैं, सी विद्युत जनित हैं, डी उष्मा जनित हैं। इसका सही उत्तर है बी नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी है स्रोत का, उसको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं और इसका बार बार रिन्यूअल करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 103 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BDO किसके लिए एक मानक मानदंड है? ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, बी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, सी रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, डी वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर की संगणन के लिए। इसका सही उत्तर है ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए BDO यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक मानदंड है। प्रश्न संख्या 104 है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता हुआ है? ए लेमना, बी एजोला, सी बोल्फिया, डी ट्रापा। इसका सही उत्तर है बी एजोला। जो एक जल प्लावित जलीय पौधा है उसको जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एजोला को।
प्रश्न संख्या 105 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली यानी हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ए अमोनिया को, बी नाइट्रस ऑक्साइड को, सी कार्बन मोनोऑक्साइड को, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो हंसाने वाला गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ए आयोडीन के, बी ब्रोमीन के, सी क्लोरीन के, डी ऑर्गन के। इसका सही उत्तर है आयोडीन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो समुद्री शैवाल है। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ए निक्टेथिस, बी निलुम्बो, सी निकोटियाना, डी नेफेथिस। तो इसका सही उत्तर है डी नेपेथिस एक कीटभक्षी पौधा है। प्रश्न संख्या 108 है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? ए केवल 4, बी केवल 1, सी केवल 3, डी केवल 2। तो इसका सही उत्तर है 4 कोष्ठक का, यानी 4 चैम्बर का मानव हृदय बना हुआ रहता है, जिसमें 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। प्रश्न संख्या 109 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत 10वें स्थान पर था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2022 के ने। प्रश्न संख्या 110 है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? ये जल विभाजक, बी व्यर्थ भूमि, सी आर्द्र भूमि, डी पानी का हौज। तो इसका सही उत्तर है ए जल विभाजक कहा जाता है, जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है। प्रश्न संख्या 111 है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977। तो इसका सही उत्तर है ए 1974 ईस्वी में जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। प्रश्न संख्या 112 है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए दलदल, बी तालाब, सी नदी, डी धसाऊ क्षेत्र यानी मार्सी एरिया। जिसका सही उत्तर है सी, नदी जो है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 113 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है? ए मुंबई में, बी जामनगर में, सी भावनगर में, डी पुदुचेरी में। तो इसका सही उत्तर है बी, जामनगर गुजरात में देश का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। प्रश्न संख्या 114 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? ए फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीशियम, डी पोटासियम। तो इसका सही उत्तर है बी, नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। प्रश्न संख्या 115 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? ए वृक्षवासी जानवर, बी स्थलीय जानवर, सी बिल बनाने वाले जानवर, डी मरुद्भिद जानवर। इसका सही उत्तर है डी मरुद्भिद जानवर। मरुस्थल में निवास करने वाले जानवर को कहा जाता है, उदाहरण स्वरूप ऊंट मरुद्भिद जानवर कहलाता है। प्रश्न संख्या 116 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए पेप्टिक बर्न, बी डेंगू, सी फीलपां, डी मलेरिया। इधर कारक है 1 विषाणु, 2 प्रोटोजोआ, 3 कृमि, 4 विषाणु। इसका सही उत्तर है 4 1 3 2, यानी पेप्टिक हो गया विषाणु, डेंगू हो गया कृमि, डेंगू हो गया विषाणु, 2 गो विषाणु है, ये तो विकल्प ही गलत हो गया। डेंगू भी विषाणु से होता है और मलेरिया भी विषाणु से होता है। ये विकल्प गलत है, इसको हटा देते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 117 है, पोषक स्तर बनते हैं? एक खास श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, बी केवल पौधे से, सी केवल जंतु से, डी केवल मांसाहारी जंतु से। तो इसका सही उत्तर है ए, खास श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 118 है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक
विविधता का रख रखाव किया जाता है। ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए इन सीटू संरक्षण के द्वारा नेशनल पार्क में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। प्रश्न संख्या 119 है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? ए केरल में, बी असम में, सी राजस्थान में, डी जम्मू और कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ए घरेलू अपशिष्ट, बी मूत्र, सी मल पदार्थ, डी कीटनाशक। तो इसका सही उत्तर है डी कीटनाशक, और उसमें भी रासायनिक कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। प्रश्न संख्या 121 है, केंद्रीय बजट 2023-2024 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ब्याज भुगतान 20%, बी करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, सी रक्षा व्यय 8%, डी सब्सिडी 9%। इसका सही उत्तर है डी सब्सिडी 9%। ये विकल्प गलत है। बाकी तीनों 23-24 के केंद्रीय बजट में है। ब्याज भुगतान पर 20% राशि, करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी पर 18% की राशि और रक्षा व्यय पर 8% की राशि खर्च की जाएगी। प्रश्न संख्या 122 है, सूची को मिलाना है। सूची 1 में है जनसंख्या के सिद्धांत। ए उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, बी सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डी जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। इधर प्रतिपादक है थॉमसन, माल्थस, एडविन, केनन। इसको मिलाना है तो 122 में मिला देना है 3 4 1 2। 122 का आंसर है 3 4 1 2, यानी कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन का है, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज का है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत माल्थस का है और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत थॉमसन का है। प्रश्न संख्या 123 है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ये संसाधन संरक्षण, बी सतत विकास, सी भविष्य के संसाधन, डी खपत में कमी करना। इसका सही उत्तर है बी सतत विकास। प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए लैंगिक समानता, बी शून्य भूख, सी अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर है डी अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 125 है, नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया। ए देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। आर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य है, व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है और आर गलत है। डी ए गलत है और आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ए सी, ए सत्य है और आर गलत है, क्योंकि आर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। प्रश्न संख्या 120 है, 2022-2023 के लिए गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ए गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। बी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। सी गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। डी गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना। तो इसका सही उत्तर है बी व्यवहार में सभी के लिए गरीबी लाना। प्रश्न संख्या 127 है, 127, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एक आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। 2 जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। नीचे दिए गए कूट में
सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका उत्तर है दोनों 1 और 2। पहला, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये सही है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 128 है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ए 1850, बी 1861, सी 1871, डी 1881। इसका सही उत्तर है डी 1881 ईस्वी में देश में पहला नियमित जनगणना किया गया था वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लेकिन देश का पहला जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 129 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए SDG 10, बी SDG 13, सी SDG 14, डी SDG 15। संबंधित है 1, जलवायु क्रिया, भी जमीन पर जीवन, 3, असमानताओं में कमी, 4, पानी के नीचे का जीवन। तो इसका सही उत्तर है डी से मिलाना है इसको, 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 मतलब SDG 10, असमानताओं में कमी, बी SDG 13, पानी के नीचे का जीवन, 129 का डी है 3, 1, 4, 2। यानी SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे का जीवन, SDG 15 जमीन पर जीवन। प्रश्न संख्या 130 है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? ए एडम स्मिथ, बी गुन्नार मिर्डल, सी अमर सेन, डी जियान द्वेज। तो इसका सही उत्तर है बी, गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ए केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, बी केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, सी केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, डी मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। इसका सही उत्तर है डी, मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, ये जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 132 है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ये सतत विकास से, बी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से, सी पर्यावरण शिक्षा से, डी ओजोन परत के संरक्षण से। इसका सही उत्तर है ए, सतत विकास से। प्रश्न संख्या 133 है, साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक सौधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2, वैश्विक सौधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक सौधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोनों, 1 और 2 दोनों इसका सही है। प्रश्न संख्या 134 है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। 2, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है केवल 2, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 220 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, यानी 2 पायदान भारत मानव विकास सूचकांक में गिर गया। प्रश्न संख्या 135 है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो।
तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ए आर्थिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी सतत विकास, डी जैविक विकास। तो इसका सही उत्तर है सी सतत विकास। प्रश्न संख्या 136 है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। बी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है दोनों, ए और सी। ए और सी दोनों विकल्प इसका सही है। प्रश्न संख्या 137 है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए किसान यानी खेती, बी नौकरी, सी स्वैच्छिक समाज सेवा, डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर है सी स्वैच्छिक समाज सेवा। आर्थिक गतिविधियां नहीं है, आर्थिक क्रियाएं नहीं है। कृषि, नौकरी यानी सर्विस, परिवहन, संचार, ये सभी आर्थिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 138 है, संघीय बजट 2023-2024 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। दो पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। नीचे दिए गए कथन में कूट में कौन सा अंशकूट सही है? तो इसका सही उत्तर है दोनों, 1 और 2। यानी पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, और दूसरा पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न संख्या 139 है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ए वर्ष 2045 तक, बी 2070 तक, सी 2075 तक, डी 2080 तक। इसका सही उत्तर है ए 2045 ईस्वी तक भारत जनसंख्या के स्थायित्व का लक्ष्य निश्चित किया। प्रश्न संख्या 140 है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ए राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, बी जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों की अनुमति, सी 2025-2026 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, डी 2023-2024 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ है। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है? इसका सही है बी, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे को की राज्य की अनुमति दी गई है, बाकी शेष तीनों इस संबंध में गलत है। प्रश्न संख्या 141 है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, बी 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है, 3 फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, डी पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। इसका सही उत्तर है सी, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। प्रश्न संख्या 142 है, निम्नलिखित में कौन से निर्धनता के प्रकार है? ए पूर्ण यानी परम निर्धनता, 2 सापेक्ष निर्धनता, 3 व्यक्तिपरक निर्धनता, 4 प्रक्रियात्मक निर्धनता। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। यानी कि पूर्ण निर्धनता होता है, सापेक्ष निर्धनता होता है और व्यक्तिपरक निर्धनता होता है। ये निर्धनता का 3 प्रकार है, प्रक्रियात्मक निर्धनता नाम का कोई चीज़ नहीं होता। प्रश्न संख्या 143 है, निम्नलिखित में कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, बी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015, डी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। इसका सही उत्तर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, बी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 17, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014।
प्रश्न संख्या 144 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ए अनूठी उपहार योजना, 2 मातृशक्ति उद्यमिता योजना, सी कौशल्या मातृत्व योजना, 4 स्त्री निधि योजना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ए केवल एक, अनूठी उपहार योजना सही है। प्रश्न संख्या 145 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? ए मनरेगा, बी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सी गंगा एक्सप्रेसवे, डी पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। इसका सही उत्तर है सी गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। बाकी मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। प्रश्न संख्या 146 है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए वाई वेणुगोपाल रेड्डी, बी सी रंगराजन, सी रघुराम राजन, डी बिमल जलान। इसका सही उत्तर है डी बिमल जलान। ये फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 147 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? ए 10 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 1 फरवरी, डी 2 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है डी 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 148 है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ए विश्व बैंक द्वारा, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। प्रश्न संख्या 149 है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? ए 2018 में, बी 2019 में, सी 2020 में, डी 2021 में। इसका सही उत्तर है डी 2021 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना को PM पोषण योजना में पुनर्निर्मित किया गया है। और प्रश्न संख्या 150 है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, सी स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, डी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ की राशि 2023-2024 के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है। 150 प्रश्न का ये जो है प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।